आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष परमपूजनीय श्रीमद स्वामी राघवेंद्रनजी महाराज हे महत्त्वकामाकरिता बाहेर असल्यामुळे तरी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपदी श्रीमद स्वामी ज्योतिस्वरूपानंदजी महाराज हे उपस्थित आहेत. मी स्वामी ज्योतिस्वरूपानंदजी महाराज व्यवस्थापक प्रकाशन विभाग रामकृष्ण मठ नागपूर यांच्या चरणी माझे नमस्कार व तसेच उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री शरद विवेक सागर यांच्या चरणी माझे अभिवादन व उपस्थित इतर साधुगण आणि ब्रह्मचारीगण यांनासुद्धा माझे प्रणाम व उपस्थित सर्व श्रोतागण वर्गे व माझे बंधू भगिनी सर्वांना माझे प्रणाम. सर्व श्रोतागणांना मी विनंती करतो की जोरदार ताळ्यांनी मान्यवरांचे स्वागत करावे. जिंदगी में जैसा आदर्श चुनोगे वैसे ही ख्वाहिश और चाह होगी. जिंदगी में जैसा आदर्श चुनोगे वैसे ही ख्वाहिश और चाह होगी. हृदय में विवेकानंद को बसाओगे तो हर मुश्किलों में भी राह होगी, हर मुश्किलों में भी राह होगी. स्वामी विवेकानंद हे परिपूर्ण विकसित झालेला व्यक्तिमत्व आणि असा आदर्श आम्हा भारतीय व्यक्तींच्या डोळ्यापुढे राहिला तर आम्ही निश्चितच व्यक्तिनिर्माण, समाजनिर्माण आणि राष्ट्रनिर्माणाचं कार्य करू. श्रीमद स्वामी ज्योतिस्वरूपानंदजी महाराज यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री शरद सर यांचे शॉल, पुष्पगुच्छ आणि विवेकानंद साहित्य देऊन त्यांचे स्वागत करावे. आजच्या कार्यक्रमामध्ये प्रमुख अतिथी लाभलेले शरद सर यांचा अल्पपरिचय असा आहे की शरद सर हे जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध सामाजिक उद्योजक, प्रख्यात विचारवंत आणि शक्तिशाली वक्ते आणि मोठ्या प्रमाणात फॉलो केलेले यूथ आयकॉन आहेत. हार्वर्ड ग्रॅज्युएट स्कूल ऑफ एज्युकेशनमध्ये विद्यार्थी सरकारचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले शरद सर हे पहिले भारतीय आहे. ते बिहारच्या छोट्या शहरामध्ये आणि खेड्यामध्ये वाढलेले आहे. सरांनी वयाच्या 16व्या वर्षी डेक्स्टेरिटी ग्लोबल या राष्ट्रीय संघटनेची स्थापना केली. त्यांनी UN भारताचे युवा राजदूत म्हणून काम केले आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी शरद सरांना व्हाईट हाऊसमध्ये बोलावले होते. इंग्लंडच्या राणीने त्यांच्या यंग लीडर्सच्या यादीत त्यांचा समावेश केला. भारतातील सर्वाधिक पाहिलेला दूरदर्शन शो कोण बनेगा करोडपती या कार्यक्रमातील सर्वात तरुण तज्ज्ञ म्हणून शरद सरांना आमंत्रित केले होते. इतकेच नाही तर तैवान सरकारने त्यांच्या सामाजिक प्रभाव अजेंडावर उद्धृत केले तर रामकृष्ण मठ आणि मिशनने आपल्या वार्षिक कॅलेंडरवर शरद सरांना वैशिष्ट्यीकृत केले. असे वक्ते आज आपल्याला लाभले आहे हे आपल्याला खूप गर्वाची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. तर जोरदार टाळ्यांनी शरद सरांचे स्वागत करावे. आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करताना मी विवेकानंद विद्यार्थी भवनातील विद्यार्थ्यांना स्वागत गीत सादर करण्यासाठी आमंत्रित करतो.
अतिशय उत्कृष्टरित्या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली आहे. विद्यार्थ्यांनी सुमधुर स्वरांनी संपूर्ण अखंडानंद सभागृह प्रफुल्लित केलेलं आहे. मी श्रोतागणांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की जोरदार टाळ्यांनी विद्यार्थ्यांचे स्वागत करावे. मी श्रीमद स्वामी ब्रह्मस्थानंदजी महाराज माजी अध्यक्ष रामकृष्ण मठ नागपूर यांच्या चरणीसुद्धा प्रणाम करतो. वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे. कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तकदीर बदल दे. आता आपण वळूया कार्यक्रमाच्या मुख्य पर्वाकडे. ज्याप्रमाणे स्वामी विवेकानंदांचे व्यक्तिमत्व दमदार आहे, तितकेच दमदार आजचे विषय आहे. राष्ट्रनिर्मितीमध्ये स्वामी विवेकानंदांची भूमिका आणि त्यावर प्रकाश टाकण्याकरिता आपल्यासमोर उपस्थित आहेत विवेकानंद विद्यार्थी भवनाचे विद्यार्थी वक्ता, ज्याने आपला आवाजाच्या जोराने संपूर्ण विवेकानंद विद्यार्थी भवन गरजून सोडलेलं आहे. विवेकानंद विद्यार्थी भवनाच्या लाडक्या विद्यार्थ्यांपैकी एक श्री गौरव सरोदे याला मी स्वामीजींच्या विचारावर प्रकाश टाकण्याकरिता आमंत्रित करतो. गौरव सरोदे. नमश्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा आणि स्वामीजी यांच्या चरणी मी प्रथमतः वंदन करतो. मंचावर उपस्थित आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष स्वामी ज्योती स्वरूपानंद महाराज, व्यवस्थापक प्रकाशक विभाग रामकृष्ण मठ नागपूर, त्याचबरोबर आज आपल्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित असलेले आदरणीय शरदजी सागर सर, उपस्थित सर्व आदरणीय संन्यासीगण, ब्रह्मचारीगण, बंधू भगिनींनो आणि माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो, प्रथमतः सर्वांना माझा नमस्कार. राष्ट्रनिर्मितीमध्ये स्वामी विवेकानंदांची भूमिका या गोष्टीचा प्रथमतः विचार करताना असं लक्षात येते की राष्ट्रनिर्मितीमध्ये स्वामी विवेकानंदांची भूमिका नसून ती प्रमुख भूमिका होती. आज 12 जानेवारी 2024 हा दिवस, आज त्यांच्या आविर्भावास 161 वर्ष पूर्ण झाली. स्वामीजींचा हा जयंती महोत्सव संपूर्ण भारत देशामध्ये युवक दिन म्हणून मोठ्या उत्साहाने थाटामाटाने साजरा केला जातो. स्वामीजी हे फक्त आत्मज्ञानी महापुरुषच नव्हते, तर ते एक खरोखरचे सर्वश्रेष्ठ देशभक्त सुद्धा होते कि जिनकी ओजस्वी वचनों से गुंज उठा विश्व गगन, कि जिनकी ओजस्वी वचनों से गुंज उठा विश्व गगन, वही प्रेरणा पूज्य हमारे स्वामी विवेकानंद, वही प्रेरणा पूज्य हमारे स्वामी विवेकानंद. स्वामीजी परिव्राजक अवस्थेमध्ये असताना अज्ञात संन्यासाच्या रूपात एकटे भ्रमण करण्याकरता निघाले. आता मात्र त्यांच्या हृदयामध्ये एकांत जीवन जगण्याची ओढ कमी झाली. आपलं जीवन हे सर्वसामान्य मनुष्यासारखं स्वतःच्या मुक्तीकरता नसून आपण एक महान कार्य करण्याकरता आलो आहोत. स्वामीजी ज्या ठिकाणी गेले त्या ठिकाणांशी व महत्त्वपूर्ण व्यक्तींशी कधीही प्रभावित झाले नाही. तेथील जनतेचे भयंकर दुःख दैन्य पाहून त्यांचे हृदय वेदनेने विदीर्ण झाले. जवळजवळ 3 वर्ष त्यांनी भ्रमण केले. पाश्चात्य देशातून परत आल्यानंतर दक्षिण भारतातील रामनाथ येथील भाषणात ते म्हणतात की लांबच लांब रात्र संपत आली आहे, महादुःख संपत आल्यासारखी आहे. जे आंधळे आहेत त्यांना दिसत नाही, जे विकृत मनाचे आहे त्यांना कळत नाही की ही आपली मातृभूमी आता घोर निद्रा टाकून जागी होत आहे. तिला कोणतीही शक्ती दाबून ठेवू शकणार नाही. एकीकडे आहे जुना सनातनीपणा
आणि दुसरीकडे आहे पाश्चात्य युरोपीय सभ्यता. जर मला या दोघांमधून निवडायचं असेल तर ते म्हणतात मी पाश्चात्य युरोपीय सभ्यता वा साहेबीपणा टाकून जुना सनातनीपणाच निवडेल. कारण जुन्या सनातनी वळणाचा एखादा मनुष्य हा अज्ञानी असेल, अंधविश्वासी असेल, ओबडधोबड असेल, परंतु तो माणूस असतो. आपल्याला सर्वप्रथम स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं आणि त्यानंतर इतर देशांकडून, इतर राज्यांकडून, इतर धर्मांकडून जे काही शिकण्यासारखं आहे ते शिकायचं आहे, आत्मसात करायचं आहे आणि ज्या गोष्टींचा आपल्या जीवनामध्ये गरज पडेल त्याचं ग्रहण करायचं आहे. परंतु हे सर्व करत असताना एक गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे की कोणत्याही गोष्टीला व इतर सर्व कोणत्याही बाबतीला जे काही आपलं महत्त्व आहे ते आपल्या धर्माच्या खालचंच असलं पाहिजे. ते धर्मप्रधान वा गौण असलं पाहिजे. असा संदेश आहे की ज्याच्या जीवनाचा प्रधान उद्देश आहे धर्म आणि वैराग्य. धर्माखेरीज जे काही आहे ते सारे गौण वा दुय्यम आहे. त्या राष्ट्राच्या जीवनाला व धर्माला इतर सर्व बाबीला हे मूल उद्देशाच्या खालचे स्थान असले पाहिजे. तर धर्म म्हणजे काय की अनेक प्राणी जिथे राहती त्या सर्वाची व्हावो सुस्थिती, समान समाधानाची गती, धर्म मनावे तिज लागी, धर्म मनावे तिज लागी. आध्यात्मिकता, पवित्रता हा हिंदूंचा व प्रत्येक हिंदू बालकांचा स्वभावसिद्ध संस्कार आहे. पाश्चात्य ज्ञान, विद्वत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा, कीर्ती हे धर्माच्या अधीन ठेवणे व त्याला धर्माचे सहाय्य बनवणे हे प्रत्येक हिंदूंच्या चरित्र्याचे वैशिष्ट्य आहे. भूतकाळात आपला समाज काही वाईट नव्हता आणि आजही काही आपला समाज वाईट नाही, तो चांगलाच आहे. परंतु तो चांगला आहे त्यापेक्षा चांगला व्हावा एवढीच माझी इच्छा. आपल्याला चुकांमधून सत्याकडे, वाईटाकडून चांगल्याकडे जायचे नाही, तर आपल्याला सत्याकडून उच्च सत्याकडे जायचे आहे, चांगल्याकडून उत्तम चांगल्याकडे जायचे आहे. भारतातील जर साऱ्या दुर्दशेचे मूळ कारण कोणते असेल तर ते म्हणजे सर्वसाधारण जनतेचे दारिद्र्य. त्या लोकांसंबंधी आपलं हेच मत असलं पाहिजे की त्यांना जो स्वतःच्या व्यक्तित्वाचा विसर पडला आहे त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे. मग तेच लोक स्वतः उद्धार केल्याशिवाय राहणार नाही. जर आपण त्यासाठी प्रयत्न केला तर ते लोक खरोखर स्वतःचा उद्धार करणारच. कि मंजिलों पर आंखें टिकाए रखिए, मुश्किलों में भी पाव जमाए रखिए, लाख अंधेरा हो आपके जिंदगी में, उम्मीदों का दीपक जलाए रखिए, उम्मीदों का दीपक जलाए रखिए. स्वामीजी म्हणतात जर मला आदर्श राष्ट्र निर्माण करायचं असेल तर तेजस्वी तरुणांची गरज आहे. परंतु आम्हासारख्या तरुणांना आज जे काही शिक्षण मिळत आहेत ते संपूर्ण नास्तिक भावात्मक मिळत आहेत. आज विद्यार्थी मोठमोठ्या डिग्री घेत आहेत, मोठमोठ्या पदापर्यंत पोहोचत आहेत, परंतु तो माणुसकी विसरत चालला आहे. ज्या आईवडिलांनी त्याला लहानाचं मोठं केलं, ज्या आईवडिलांनी त्याचा संपूर्ण शिक्षणाचा खर्च उचलला, त्या आईवडिलांना तो विसरत चालला आहे. हे असलं शिक्षण काय कामाचं की लिखा पढ़ा तो है सही पर नम्रता सेवा नहीं, खाना ही सबका चाहता पर पास का देता नहीं, अभिमान छोड़ा और जिसने साथ सबको ले लिया वही तर गया कुछ कर गया, मरता हुआ भी जी गया, मरता हुआ भी जी गया. तर शिक्षण कसं असावं? स्वामीजी म्हणतात की एज्युकेशन इज द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मॅन. जर या स्वामी विवेकानंदांच्या दृष्टिकोनातून आपल्यासारख्या तरुणांना शिक्षण मिळालं तर खरोखर स्वामी विवेकानंदांच्या मते आदर्श युवक निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. ज्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अगदी वयाचे लहान असताना आपल्या जिद्दीच्या तिकाटीच्या बळाने हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले, त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जिद्द, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं कशा प्रकारे कार्य केलं हे जाणून घेऊन त्यांच्याप्रमाणे स्वामी विवेकानंदांच्या दृष्टीतलं आदर्श राष्ट्र कसं असावं याचा अभ्यास करून आपल्याला सुद्धा त्यावर कार्य करायचं आहे. एकदाचा प्रसंग आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे वयाचे लहान असताना एके ठिकाणी फिरण्याकरता निघाले आणि त्या ठिकाणी स्त्रियांना नाचवण्याचा प्रकार चालला होता. परंतु त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पाय हे नकळत थांबले. ते दृश्य पाहून शिवाजी महाराजांना एवढं वाईट वाटलं की या ठिकाणी हे काय चाललं आहे. त्यावर त्यांनी विचार केला आणि घरी परतले.
तेव्हा जिजामाता छत्रपती शिवाजी महाराजांना विचारतात की शिवबा, तुला घरी येण्यास इतका उशीर का झाला? तेव्हा शिवाजी महाराज जिजामातांना म्हणतात की एके ठिकाणी स्त्रियांना नाचवण्याचा प्रकार चालला होता आणि त्या ठिकाणी माझे नकळत पाय थांबले, परंतु ते दृश्य पाहून मला फार वाईट वाटले. तेव्हा जिजामाता शिवाजी महाराजांना ते उत्तर देतात. ते फार ऐकण्यासारखं आहे. त्यांच्यावर संस्कार कशा प्रकारे झाले ते या उत्तरामधून आपल्याला शिकावयास मिळेल. जिजामाता म्हणतात की शिवबा, आपला जन्म हा स्त्रियांना नाचवण्यासाठी नसून स्त्रियांना वाचवण्यासाठी झाला आहे. आणि तेव्हापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या जिद्दीच्या चिकाटीच्या बळाने एक आदर्श हिंदवी स्वराज्य स्थापन केलं. ज्याप्रमाणे त्यांनी आपल्या मेहनतीने, आपल्या जिद्दीने, आपल्या बुद्धिबळाने आपल्या राष्ट्रातील मुघल जे होते ते मुघलांना हाकलून लावलं, त्याप्रमाणे आपल्याला सुद्धा स्वामी विवेकानंदांच्या मते एक आदर्श राष्ट्र निर्माण करायचं आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला काय प्रयत्न केला पाहिजे हे जाणून घेऊन नक्कीच आपण त्यासाठी प्रयत्न करणे हे फार महत्वाचं आहे. की लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना आखिर न करता है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर लौट कर वापिस खाली आता है. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो. क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. स्वामीजी म्हणतात, जर आपल्याला जर आज पुन्हा उठायचे असेल तर शिक्षणाचा फैलाव केला पाहिजे. जे दीन आहेत, जे दुबळे आहेत, ज्यांच्यावर भगवंताचे सर्वाहून अधिक प्रेम आहे, त्यांच्यासाठी आपलं सर्वस्व अर्पण करा. उत्साहाने हृदय भरून घेऊन चारी दिशांना पसरा. काम करा, काम करा, काम करा. नेतृत्व करत असतानाही सेवक बना. निस्वार्थ रहा. अनंत धीर असू द्या. मग एक दिवस यश आपलेच आहे हे निश्चित समजा. मी जणू नाही अशा भावनेने काम करा. भावी 50 शतके हे आपल्या कार्याकडे डोळे लावून बसली आहेत. नेहमी सावध राहा. जे जे असत्य असेल ते कटाक्षाने टाळा. सत्याची कास कोणत्याही परिस्थितीत सोडू नका. अशाने उशीर का होईना, पण एक दिवस यश आपलेच आहे हे निश्चित समजा. या भावनेने जर आपण काम केलं तर खरोखर स्वामी विवेकानंदांच्या मते आदर्श राष्ट्र तयार झाल्याशिवाय राहणार नाही. ही जी आपली मातृभूमी आहे, ही थोर संत महापुरुषांची मातृभूमी आहे. या मातृभूमीवर अनेक संत महापुरुष जन्माला आले. त्याचपैकी म्हणजे भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा आणि स्वामीजी यांच्यासारखे तेजस्वी महापुरुष हे आपल्या मातृभूमीवर जन्माला आले. हे आपलं भाग्यच आहे. अटलजी म्हणतात कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये नंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है. यहाँ की नदी नदी में कंकर है और कंकर कंकर में भी शंकर है. मैं जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए. मेरे मरने के बाद अस्थियों को कान लगा कर सुनना. एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. पुनश्च एकदा सर्वांना राष्ट्रीय युवा दिनांच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद गौरव. गौरवने आम्हाला सांगितले की स्वामी विवेकानंदांचे विचार आणि स्वामी विवेकानंदांच्या मते एक आदर्श राष्ट्र कशाप्रकारे निर्माण करता येईल व त्यासाठी आपण काय प्रयत्न केले पाहिजे. तर गौरवने आपले याबद्दल सविस्तर मत व्यक्त केले, त्याबद्दल मी त्याचे खूप आभार मानतो. आणि श्रोतकांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की जोरदार टाळ्यांनी गौरवचे स्वागत करावे. या भारतात राहणाऱ्या सागरतुल्य नद्या यातील आध्यात्मिक प्रवाहाची भौतिक स्वरूपाची प्रतीकच आहे. आणि या भारतातील हिमालयातील झुंज झुंज पर्वतरांग जणू असं वाटतं की आभाळाला बोटं टेकून आकाशातील सत्याचा शोध घेत असावे. आणि जी भूमी
सर्वश्रेष्ठ ऋषीवल्ली आणि साधुसंघ यांच्या पावन चरणांनी पवित्र झाली आहे. ती भूमी म्हणजे आपला भारत देश. पण याच भारतावर एका काळोख्या अंधार पडल्यानं जणू एक ठिंगी पाडली. परंतु एक दिवस अपेक्षित होता. आकाशात उदित होणाऱ्या भास्कर्यापूर्वी एका धरेत एका वीराचे आगमन झाले. तर ते म्हणजे आणि संक्रांतीला नवे पर्व देणारा सूर्य उतरला, तर ते म्हणजे स्वामी विवेकानंद. यानंतर ज्यांचे विचार ऐकण्याकरिता आपण आतुरतेने वाट बघत आहोत, असे आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते श्री शरद विवेक सागर हे स्वामी विवेकानंद आणि युवा शक्ती या विषयावर भूमिका मांडण्याकरिता त्यांना मी आमंत्रित करतो. मैं शरद विवेक सागर इनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ. श्री शरद विवेक सागर. मैं श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ. वो समय ठीक कर लूँगा. मैं मंचासीन और सभागार में उपस्थित अपने सभी स्वामी जी, सभी ब्रह्मचारीगण, उन्हें प्रणाम करता हूँ. और सभागार में सभी जो स्थानीय लोग उपस्थित हैं, विद्यार्थी उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार. मेरा सौभाग्य है कि मैं आज रामकृष्ण मठ नागपुर में हूँ. मेरा बचपन धंतोली से प्रकाशित पुस्तकों के बीच बीता है. उस समय मुझे मालूम भी नहीं था कि धंतोली कहाँ है, परंतु आज मैं यहाँ हूँ तो बहुत ही हर्ष की अनुभूति है और बहुत सारे पुराने जो क्षण हैं वो ध्यान में आते हैं. साथ ही साथ अपने देश भर में जितने भी मठ हैं, जितने भी आश्रम हैं, सबकी लंबी कहानी है. बड़े महामानव, बड़े संत सन्यासी वहाँ आए, वहाँ उनके बीच संवाद हुआ, इतनी सारी अनुभूतियाँ हुई और गए. मुझे भली भांति ज्ञात है कि नागपुर मठ और जिस पुराने मंदिर में, जिस अखंडानंद जी महाराज के नाम पर जिस सभागार में हम उपस्थित हैं, उसमें मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ. मैं बहुत सारी बातें रख सकता हूँ. प्रयास करूँगा कि ऐसी बातें रखूं ताकि जो छोटे बच्चे हैं सभागार में, उनके लिए भी कुछ चिंतन का विषय हो, कुछ चर्चा घर जाकर या विद्यार्थी मंदिर में वापस जाकर कर पाएँ. जो माता बहनें हैं, जो परिवार वाले हैं, वो भी कुछ विषयों को सोच पाएँ. परिचय में बहुत सारी बातें बताई गई. जो प्रमुख बात परिचय की है वह यह है कि मेरा मानना है कि जब हम कोई एक अच्छा निर्णय करते हैं, कुछ अच्छा चयन करते हैं, तो उसका पुण्य मिलता है. तो आप में से जितने सारे लोगों ने चयन किया कि आप स्वामी जी के विचार पढ़ेंगे, आप मंदिर आएंगे, आप ध्यान करेंगे, आप जप करेंगे, आपको कुछ पुण्य मिलता है. मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं स्वामी जी का चयन करता. मेरे पिताजी रामकृष्ण मिशन आश्रम के पुस्तकालय में पढ़ते हुए उन्हें ऐसी प्रेरणा हुई कि अगर सन्यासी निकल पाऊँ तो सन्यासी निकलूँ. अगर घर परिवार की परिस्थितियों के कारण गृहस्थ जीवन में जाना पड़ा तो बच्चों का नाम स्वामी जी के नाम पर रखूं और कम उम्र से उन्हें स्वामी जी के विचार दूं, ताकि स्वामी जी के विचारों के साथ शिक्षा कैसी हो सकती है वो देख पाएँ. तो उन्होंने ऐसा ही किया. मेरे बड़े भाई का नाम उन्होंने बसंत विवेक सागर रखा, मेरा नाम शरद विवेक सागर रखा. इस देश में कितने सारे नन्हे बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार जब स्वामी जी की पुस्तक उठाई होगी तो उन्होंने शायद पूछा होगा स्वामी जी कौन है. मुझे वैसा सौभाग्य नहीं मिला. मुझे माता पिता ने शायद यह दायित्व समझा होगा. कम उम्र से उन्होंने सोचा नाम तो स्वामी जी से विवेक निकाल कर रख दिया, पर स्वामी जी के विचार तो अब देने होंगे. तो कुछ ऐसी स्थिति थी कि बिहार के छोटे गांवों और शहरों में मेरा पलना बढ़ना हो रहा था. 2 भाई 1 बहन, हम छोटे छोटे गांवों और शहरों में रहते थे बिहार के. पिताजी स्टेट बैंक की नौकरी करते, ग्रामीण शाखाओं में उनकी पोस्टिंग होती और आसपास अच्छे स्कूल और पुस्तकालय नहीं होते थे. तो घर में ऐसा तय हुआ कि बच्चों को घर पर ही पढ़ाना है और घर पर पढ़ाने के 3 तरीके तय किए गए. पहला तरीका था कि इन किराए के घरों के सारे दीवार पर अंग्रेज़ी और हिंदी में श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के विचार अंग्रेज़ी और हिंदी में लगा दिए जाएं
और हर दिन सुबह सुबह बच्चों को उठकर इन्हें पढ़ना अनिवार्य था। तो मुझे याद भी नहीं कब से मैंने यह काम शुरू किया, चिल्ला चिल्ला कर स्वामी जी के विचार रोज़ पढ़ना अंग्रेज़ी और हिंदी में, 5, 6, 7 बजे जब भी उठे वो विचार बोल बोल कर पढ़ना, उसके बाद काम में लगना। दूसरा तरीका था कि समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य था। आप में से कुछ लोग जानते होंगे, पीट सैम्प्रास नाम के एक खिलाड़ी होते थे। उन्हें जब हमने समाचार पत्र में पहली बार पीटे सैम्प्रास नाम से पढ़ा तो यह तय हो गया कि दोनों भाषाओं में समाचार पत्र को पढ़ना होगा, अंग्रेज़ी और हिंदी, वरना पढ़ेंगे क्या और समझेंगे क्या और बोलेंगे क्या, तीनों में अंतर रहेगा। समाचार पत्र एक दिन लेट आते थे, तो अगर नागपुर में टेस्ट मैच हुआ और भारत आज जीत गया तो स्थानीय लोगों को तो उसी समय पता चलता है, बाकी लोगों को कल पता चलता होगा, मुझे परसों पता चलता था। यह दूसरा तरीका था। पढ़ाई का तीसरा तरीका था कि किताब और कॉपी घर लाई जाती थी और हम घर पर पढ़ा करते थे। जब लगता था कि इस क्लास की पढ़ाई हो गई तो अगले क्लास की पढ़ाई चालू हो जाती थी। इस क्रम में मैं जब समाचार पत्र पढ़ता था तो हर वर्ष 2-3 तरह के बच्चों के बारे में कुछ न कुछ जरूर छपता। एक, जो पूरी छात्रवृत्ति के साथ फुल स्कॉलरशिप पर दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हों, किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में। दूसरा, जिन्होंने कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती हो। और तीसरा, जिन्होंने किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो। अब मैं बचपन से चिल्ला चिल्ला कर स्वामी जी के विचार पढ़ने वाला बालक, मेरे मन में भी ऐसी अभिलाषा होती थी कि मैं भी किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में जाऊंगा फुल स्कॉलरशिप पर, कोई कंपटीशन जीतूंगा नेशनली, भारत को रिप्रेजेंट करूंगा इंटरनेशनली। परंतु स्कूल में नाम नहीं लिखा हुआ था, तो एक छोटी सी आदत शुरू की। जो भी ऐसे समाचार छपते थे, ऐसे बच्चों के बारे में कुछ भी छपता, किशोरों और युवाओं के बारे में, मैं उसे लिख लिया करता था एक डायरी में। कौन सा विश्वविद्यालय है, कौन सी छात्रवृत्ति थी, कौन सा मंच है, कौन सी प्रतियोगिता है, कौन भाग ले सकता है और कैसे। यह क्रम चलता रहा। 12 वर्ष की आयु में मैं माताजी के साथ पटना चला आया। बड़े भाई बहन को बोर्ड की परीक्षा देनी थी, तो हमारा नामांकन विद्यालय में हो गया। विद्यालय में नामांकन के तुरंत बाद मैंने इन सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना प्रारंभ किया। और इससे पहले कि उसके आगे का क्या है, उसके पीछे की बात एक दो रख देता हूँ। मैं एक बार इंडियन ईथोस फॉर मॉडर्न मैनेजमेंट करके एक अपना राजकोट आश्रम का, रामकृष्ण मिशन आश्रम राजकोट का एक कार्यक्रम था। उसमें अपने शुद्धिदानंद जी महाराज हैं, अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष महाराज और मैं साथ में गाड़ी से जा रहे थे अहमदाबाद से राजकोट। तो महाराज ने मुझसे पूछा कि शरद, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत छोटे थे तो स्वामी जी को पढ़ते थे, मुझे ये बताओ जब छोटे थे तो स्वामी जी तुम्हें लगते क्या थे, क्या समझ आते थे, क्या सोचते थे। तो यहाँ पर बहुत छोटे बच्चे भी हैं। तो मैंने महाराज को बोला, महाराज मैं तो टीवी के बिना पला बढ़ा, मुझे स्वामी जी सुपर हीरो लगते थे। पूरे देश में अंधकार की छाया है और स्वामी जी प्रकाश पुंज की तरह पूरे आसमान में दैदीप्यमान हैं। पूरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर महात्मा गांधी तक हर एक व्यक्ति को स्वामी जी से प्रेरणा मिल रही है। एक तरफ महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरा भारत के लिए प्रेम 1000 गुना बढ़ गया स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के पश्चात, तो दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अगर आज स्वामी जी होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता और उनका काम कर रहा होता। तो मैंने स्वामी जी को कहा कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को सुपर हीरो की तरह देखता था कि पूरे देश में अंधकार थी तो स्वामी जी प्रकाश पुंज की तरह थे। पूरे देश में निराशा थी तो स्वामी जी आशावान थे ही नहीं, आशा फैला भी रहे थे, जागृत भी कर रहे थे। जब वो शिकागो पहुंचे तो जैसे आप किसी सुपर हीरो कॉमिक्स में इमेजिन करते हैं, कोई और व्यक्ति रहता तो कह सकता था कि अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं है, शिकागो में ठंड बहुत है, पता भी नहीं है मेरे पास, मैं ऑफिशियल नॉमिनी भी नहीं हूँ। परंतु स्वामी जी ने शिकागो में जिस प्रकार से खड़े होकर संबोधन किया, आज 125-30 वर्ष बाद भी विश्व एक भाषण को याद रखता है। तो इस कारण वो जो स्वामी जी का एक सुपर हीरो का इमेज है, वो बहुत कम उम्र में, बचपन में मन पर प्रभाव डाला। दूसरी तरफ स्वामी जी के कुछ विचार जब मैं छोटे बच्चों को मिलता हूँ तो पूछते हैं स्वामी जी के कौन से विचार पसंद आते थे जब आप मिडिल स्कूल में थे, हाई स्कूल में थे। तो मैंने सोचा कि वो भी 1-2 विचार
साझा करना चाहिए। स्वामी जी का बी एंड मेक का विचार, ऐसा लगता था कि स्वामी जी कहते हैं बिल्ड योरसेल्फ टू बिल्ड भारत। अगर भारत को मजबूत करना है तो पहले स्वयं को मजबूत करो, और स्वयं को जैसे ही मजबूत किया तो फिर निकल जाओ, समाज में काम करो, राष्ट्र में काम करो, विश्व स्तर पर वो मजबूती फैलाओ। स्वामी जी की शीप लायन और लायन की कहानी, शेर होकर अपने आप को भेड़ों में पाना, घास खाना और दिन भर भैं 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 करना, ये छोड़कर स्वयं से स्वयं का परिचय कर पाना, ये लायन और शीप लायन की कहानी उतनी ही प्रेरक लगती। और इसके साथ ही साथ स्वामी जी का एक विचार कि एज लॉन्ग एज मिलियंस लिव इन इग्नोरेंस एंड हंगर, आई होल्ड एवरी एजुकेटेड पर्सन अ ट्रेटर हु डिस्पाइट हैविंग बीन एजुकेटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स पेज लीस्ट हीड टू देम। ये तो शिक्षा का संविधान लगता है कि अगर एजुकेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है तो एजुकेशन का कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जब आपकी कोई भूमिका नहीं थी आपके स्कूल जाने में और कॉलेज जाने में, माता पिता ने परिश्रम किया, पैसे दिए, रिश्तेदारों ने किसी प्रकार से सहयोग किया, बैंक ने लोन दिया, जो भी बात रही हो, विद्यालय में, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों ने पढ़ाया, इतने सारे लोगों ने काम किया, और उसके बाद उसे आप अपनी शिक्षा, अपनी डिग्री, अपनी मार्कशीट बोलकर जब देश भर में घूमते रहते हैं तो लगता है आप सिर्फ घूम नहीं रहे, आप भटक चुके हैं। स्वामी जी की शिक्षा की वो परिभाषा जो है कि आई होल्ड एवरी एजुकेटेड पर्सन अ ट्रेटर हु डिस्पाइट हैविंग बीन एजुकेटेड एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स पेज लीस्ट हीड टू देम, बहुत कम उम्र में वह बात मन में घर कर गई कि मेरी शिक्षा तो ठीक है, इस शिक्षा का क्या फायदा, किस काम आती है ये शिक्षा। और ये कुछ विचार थे जो मन में घर कर रहे थे। मैं 12 वर्ष की आयु में स्कूल में पहुंचा, जितनी प्रतियोगिताएं लिखी थी सब में भाग लेना शुरू किया, और लगभग 12वीं तक जब तक पहुंचा तो 200 स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती और लगभग 6 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जब मैं इन मंचों पर पहुंचता था तो मैं एक बड़ी विशिष्ट बात देखता था। संगठन में हम हंसी मजाक में कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कभी कहा कि भारत अपने 6 महानगरों में नहीं रहता, अपने 6 लाख गांवों में रहता है। हम डेक्सटेरिटी में कहते हैं भारत अपने 6 स्कूलों में नहीं पढ़ता, अब अपने लाखों स्कूलों में पढ़ता है और करोड़ों परिवारों में पलता बढ़ता है। इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मैं देखता था कि भारत के जो किशोर और युवा भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते थे संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वे भारत के 1, 2, 3, 4 शहरों से आते थे, भारत के 5, 6, 7 स्कूलों से आते थे। और इन मंचों पर जब यह भाव भरा जाता था किशोरों और युवाओं के अंदर कि आप भविष्य में भारत का नेतृत्व करेंगे, विश्व का नेतृत्व करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, समाज का उत्थान करेंगे, ये जो गंभीर विषय हैं इस पर चर्चा परिचर्चा आज आपको करनी है ताकि कल आप इस पर काम कर पाएं, तो मन में इस बात की पीड़ा होती थी कि आप जब शुद्ध पेयजल की बात कर रहे हैं तो जो बच्चे उन मंच पर हैं वे प्रतिभावान हैं, वे परिश्रमी हैं, परंतु शायद राजस्थान के गांव में कोई छोटी सी बच्ची होगी जो माताजी को 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए जाते देखती होगी। अगर वह बच्ची इस राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होती तो उसके विचार कितने प्रखर और प्रबल होते, वह कितनी प्रेरणादायी होती, यह विचार मन में घर करता था। परंतु फिर प्रश्न यही है कि सिर्फ यह विचार मन में घर करेंगे या फिर इस पर हम कुछ काम भी करेंगे। आज 12 जनवरी है, राष्ट्रीय युवा दिवस है, स्वामी जी के 162वीं जन्मतिथि हम मना रहे हैं, और स्वामी जी ने देशभक्ति की एक अद्भुत परिभाषा दी। हम एक ऐसे समय में रहते हैं जब समाचार पत्रों के संपादकीय से लेकर सुबह और शाम के टेलीविजन डिबेट तक, रेडियो और सोशल मीडिया के शोज पर देशभक्ति की चर्चा होती है। स्वामी जी ने इतने सुंदर शब्दों में देशभक्ति के 3 आदर्श रखे और उन्होंने कहा कि देशभक्ति का मेरा भी एक आदर्श है। और स्वामी जी ने देशभक्ति के 3 आदर्शों की बात की। पहला आदर्श उन्होंने जो सामने रखा, उन्होंने रखा, क्या तुम्हें पीड़ा होती है? स्वामी जी पूछते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जब आप किसी को देखते हैं, कोई दरिद्र है, कोई किसी रोग से ग्रसित है, कोई पीड़ा में है, तो क्या उसकी पीड़ा में आपको पीड़ा होती है? अगर आप दूसरे की पीड़ा महसूस कर पाते हैं तब आप एक देशभक्त हैं। स्वामी जी देशभक्ति की दूसरी परिभाषा रखते हैं, दूसरा आदर्श रखते हैं। स्वामी जी कहते हैं यह तो ठीक है कि तुम्हें पीड़ा होती है, परंतु क्या उस पीड़ा के निवारण के लिए, उस कष्ट को हटाने के लिए क्या तुमने कोई उपाय सोचा है? क्या तुम्हें कोई युक्ति सूझी है? और स्वामी जी जो तीसरी बात सामने रखते हैं वह यह है कि यह ठीक है कि तुम्हें दूसरे की पीड़ा में पीड़ा होती है, यह भी ठीक है कि तुमने उस पीड़ा को हटाने के लिए कोई उपाय सोचा है,
परंतु अगर पूरी दुनिया भी तुम्हारे विपक्ष में खड़ी हो जाए, विरोध में खड़ी हो जाए, परिस्थितियां चट्टानों की तरह विषम हो जाएं, सारा यशमान कीर्ति खो जाए, तब भी अगर तुम वह काम करते रहोगे, तब तुम एक देशभक्त हो। स्वामी जी की यह देशभक्ति की परिभाषा अगर शिक्षा पर स्वामी जी की वह टिप्पणी है उससे हम जोड़ दें, तो भारत के हर एक परिवार से हम स्वामी जी के अच्छे कार्यकर्ता तैयार कर सकते हैं, भारत के लिए अच्छे नागरिक तैयार कर सकते हैं। जब 16 वर्ष की आयु पर यह अनुभूति हो रही थी, तो शायद स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर मन में ऐसा विचार आया, यह तो ठीक है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंचों पर जाना और यह कहना कि यहाँ भारत के छोटे शहरों के बच्चे नहीं हैं, यहाँ भारत के छोटे गांवों के बच्चे नहीं हैं, छोटे जिलों के बच्चे नहीं हैं, सुदूर क्षेत्र से बच्चे नहीं हैं, साधारण परिवार से बच्चे नहीं हैं। परंतु दूसरा उपाय यह था, इसके लिए कुछ करना। तो 16 वर्ष की आयु में डेक्सटेरिटी की स्थापना की। विचार स्पष्ट था, किशोरों और युवाओं के लिए अगर कोई भी अवसर है तो सबसे पहले उसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। परंतु हमने इस बात की भी चिंता की कि किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निबंध प्रतियोगिता की जानकारी अगर एक गांव में पढ़ने वाली छोटी बच्ची को मिलती है, जिसके माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षक अभिभावक इस प्रकार से निबंध लिखने के लिए तैयार नहीं कर सकते, तब उस बच्ची का प्रशिक्षण कैसे होगा। तो हर एक अवसर के साथ हर महीने के पहले रविवार को जो भी स्थानीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं, इनकी जानकारी के साथ हर एक अवसर के लिए 2 तैयारी की सामग्री उन बच्चों तक पहुंचाना, जिसमें अगर उन्हें निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना है तो हाउ टू स्ट्रक्चर एन एसे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन आर्ग्यूमेंट, एक निबंध की रूपरेखा कैसी हो, उस निबंध में जो विषय वस्तु लिखते हैं उसको किस प्रकार से संप्रेषित करें, इसकी चिंता भी हमने की। दूसरी तरफ हमने ऐसा पाया कि आप जब भारत के छोटे गांवों और शहरों में जाते हैं, परिवारों में भी चर्चा करते हैं और बच्चों को राष्ट्रपति कलाम के बारे में और कल्पना चावला के बारे में बताते हैं, तो आज भी हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों युवा हैं, किशोर हैं, जिन्हें लगता है कि कल्पना चावला 1 सदी में 1 बार आती है, जिन्हें लगता है कि कलाम 1 अरब में 1 बच्चा निकलता है। हमारे बच्चों को आवश्यकता है स्थानीय प्रेरणा स्रोतों की। हमारे गांव की पहली बच्ची जो विश्वविद्यालय पूरी छात्रवृत्ति पर पढ़ने गई हो, हमारे शहर का पहला बच्चा जिसने कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती हो, हमारे जिले का वो पहला बच्चा या बच्ची जिसने स्वरोजगार शुरू किया हो। तो संगठन में हमने ऐसा सोचा, स्वामी जी ने दासस्य दासः की बात की। स्वामी जी ने, मेरा सौभाग्य है, मैं संगठन कार्यालय में, डेक्सटेरिटी के कार्यालय में जहां बैठता हूं, स्वामी जी के ही फोटो सब जगह भरे हुए हैं, स्वामी जी के ही मेमेंटो सब जगह भरे हुए हैं, पर ठीक सामने स्वामी जी का जो चित्र है उसके नीचे लिखा है, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। काम करने के क्रम में जो प्रेरणा, जो ऊर्जा, जो आशावादिता का प्रवाह उस एक चित्र से होता है, मुझे लगता है उसका बोध अगर हम भारत में जब अपने घर में भी बच्चों को तैयार कर रहे हैं, बाहर में किसी के साथ काम कर रहे हैं, अगर उस विचार को मन में स्पष्ट रखें कि हम उन मनुष्यों के साथ काम कर रहे हैं, हम उन ईश्वर रूपी नारायण के साथ काम कर रहे हैं, साक्षात नारायण के साथ काम कर रहे हैं, जिसे बाकी दुनिया नर कहती है, तो काम करने का तरीका बदल जाता है। स्वामी जी के बहुत सारे विचारों से प्रेरित होकर मन में ऐसा विचार आया कि एक तरफ हम किशोरों और युवाओं को इन शैक्षणिक अवसरों से जोड़ते हैं, परंतु भारत को सेवक नेतृत्व की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है। बाद में प्रोफेसर रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने अमेरिका के बिजनेस स्कूल्स में सर्वेंट लीडरशिप करके इन थ्योरीज को, आइडियाज को प्रोपगेट किया, पर स्वामी जी उसे लंबे समय से कहते हैं सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स, सर्विंग ह्यूमन एज गॉड, सर्विंग गॉड इन ह्यूमन। हम 1888 में भारत ने अपने एक प्रतिभावान युवा को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन पढ़ने के लिए भेजा। 1913 में भारत ने कोलंबिया विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के एक पुत्र को गुजरात के एक महाराज की स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए भेजा। तो उन दोनों की पढ़ाई के कारण हम देख पाते हैं कि जब एक यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से पढ़कर विद्यार्थी लौटता है तो भारत की स्वतंत्रता का जो मार्ग है उसे मजबूती मिलती है और वो महात्मा गांधी के नाम से इस देश में स्वतंत्रता के लिए काम करता है। तो दूसरी तरफ 1913 में जो व्यक्ति कोलंबिया विश्वविद्यालय से पढ़कर लौटता है छात्रवृत्ति पर, जो महाराजा सायाजीराव गायकवाड़ ने दी थी, वह वापस आकर जब काम में लगता है तो भारत की गणतंत्रता को मजबूती मिलती है, भारत को संविधान मिलता है। यह महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर की शिक्षा थी। आज हमारे देश में जब छोटे बच्चे पढ़ाई की मेज पर बैठते हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि हमारी जो राष्ट्रीय यात्रा है, हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है,
हमारे देश का जो नेतृत्व है या जो विश्व का नेतृत्व है, उसका मार्ग विद्यालय, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय या पढ़ाई की मेज से होकर नहीं निकलता। परंतु जब हम गांधी जी और अंबेडकर जी जैसे लोगों को देखते हैं, जब हम स्वामी जी के विचारों को देखते हैं, तो मन में ऐसा आता है कि शिक्षा का लक्ष्य है कि हम शिक्षा से सक्षमता तैयार करें और उस सक्षमता को लेकर हम सेवा में लग जाएं। जो प्रश्न हमें पूछना चाहिए वह प्रश्न यह है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में उस समय के सबसे मेधावी छात्र छात्रा पढ़ने गए होंगे, दुनिया भर के सबसे परिश्रमी और प्रतिभावान विद्यार्थी गए होंगे, परंतु हम 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जाने वाले और 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने वाले छात्र छात्राओं का नाम नहीं याद रखते। हम गांधी याद रखते हैं, हम अंबेडकर याद रखते हैं। इसका उत्तर क्या है? ऐसा क्यों है? और इसका उत्तर हमें शायद इस विचार में मिलता है जो भारतीय विचार है, जिसे स्वामी जी ने सामने रखा। भारत के युवा जब अपने शैक्षणिक जीवन को, अपनी शैक्षणिक यात्रा को भारत के राष्ट्रीय जीवन से और राष्ट्रीय यात्रा से जोड़ देते हैं, तब वे गांधी और अंबेडकर जैसे युवा के रूप में निकलते हैं। भारत को तब सेवक नेतृत्व की वैसी पीढ़ी मिलती है। आज ऐसा अपेक्षित है कि मैं स्वामी विवेकानंद एंड पावर ऑफ यूथ पर चर्चा करूं, उस पर विचार रखूं। तो हमारे राजनीतिक स्वाधीनता के 75 वर्ष पूर्व जो पीढ़ी थी, उसने अपनी शिक्षा से जो सक्षमता प्राप्त की, उसे उस समय राष्ट्रीय जीवन की सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी, राष्ट्रीय यात्रा की सबसे बड़ी जो आवश्यकता थी, उसमें उन्होंने जोड़ दिया। और हमें गांधी, अंबेडकर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अनेक लोग मिले जिन्होंने भारतीय चेतना को जागृत किया, स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने तरीके से भारत की स्वाधीनता के लिए काम किया। 1947-48 में जो युवा पीढ़ी कॉलेज से पढ़कर निकल रही थी, कॉलेज में प्रवेश कर रही थी, उसके अंदर भी ऐसी चेतना रही। हम 1947 में जो पावर ऑफ यूथ था भारत का, स्वामी जी के विचारों का जो प्रवाह था, प्रभाव था, उसे जब देखते हैं तो हमें देखने में मिलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़कर एक बालक पीएचडी की डिग्री लेकर लौटता है और भारत के पहले प्रधानमंत्री को जाकर कहता है कि अंतरिक्ष सिर्फ सोवियत, रूस और अमेरिका की दादागिरी नहीं हो सकती, भारत भी एक अंतरिक्ष शक्ति बन सकता है। 1948 में अमेरिका से डेयरी टेक्नोलॉजी में शिक्षा प्राप्त कर एक युवक भारत में आनंद, गुजरात में लौटता है और वहां पहुंचकर जब वह देखता है कि भारत में हमें दुग्ध उत्पादन में कमी है, हम एक मिल्क डेफिशिएंट कंट्री हैं, तो वह 50 वर्षों तक 9 भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम करता है अब बिलियन लीटर आइडिया पर। पहले की शिक्षा से जो सक्षमता आई, उस सक्षमता के कारण आज हॉलीवुड अंतरिक्ष परियोजना पर जितने पैसे पर एक मूवी बनाता है, उसकी 1/4 में इसरो उस अंतरिक्ष परियोजना को लॉन्च कर देता है। आज भारत एक अंतरिक्ष शक्ति, विक्रम साराभाई और उस टोली में उन सारे वैज्ञानिकों के साथ जिन लोगों ने काम किया, उनके कारण है। दूसरी तरफ 1998 में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राष्ट्र बन जाता है। दूसरी स्थान पर वही अमेरिका होता है जिसे छोड़कर वर्गीस कुरियन लौटे थे। हम कुरियन और साराभाई जैसे अनेक उदाहरण देख सकते हैं। मेट्रो में हमें ई श्रीधरन ध्यान में आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा में, अंतरिक्ष परियोजना में हमें राष्ट्रपति कलाम ध्यान में आते हैं, और ऐसे अनेक लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने अपना योगदान दिया और हम आज आजादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। आज जब हम स्वामी जी के विचारों को देखते हैं, आज जब हम आज के भारत को देखते हैं, तब सेवक नेतृत्व की उस तीसरी पीढ़ी की आवश्यकता है जो अपनी शिक्षा से सक्षमता प्राप्त कर भारत के राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय यात्रा से अपने शैक्षणिक जीवन और शैक्षणिक यात्रा को एक कर पाए। जिन्हें देखकर अगर लगता हो कि हमें कृषि को और आधुनिक करना होगा, तो भी उस काम में अपनी पूरी शिक्षा और सक्षमता के साथ लग जाएं। जिन्हें देखकर अगर लगता हो कि हमें अपने चिकित्सालयों को गांवों तक पहुंचाना होगा, अपने बुजुर्गों की चिकित्सा की चिंता करनी होगी, जिन्हें देखकर लगता हो कि हमें अपने विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों की रूपरेखा बदलनी होगी, जिन्हें ऐसा लगता हो कि हमें अपने देश में जल किस प्रकार से हम प्रयोग में लाते हैं, किस प्रकार से उसकी चिंता करते हैं, हर एक प्रकार के जो क्षेत्र हैं, जलवायु परिवर्तन से लेकर विज्ञान तक, सामाजिक विज्ञान से लेकर सामाजिक उत्थान तक, उसमें जाकर भारत के युवाओं को स्वामी जी के उस विचार को लेकर लगना होगा। भारत को नेतृत्व की आवश्यकता है। परंतु अब मन में यह प्रश्न आ सकता है कि यह नेतृत्व कैसे? तो स्वामी जी का जो बी एंड मेक का विचार है, वो नेतृत्व की सभी परिभाषाओं को इतना सरल और सहज बना देता है कि उस परिभाषा के अंदर
आने के लिए आपको टेलीविजन पर दिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सोशल मीडिया पर छपने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी के बी एंड मेक की परिभाषा को हम संगठन में पिछले 16 वर्षों से दोहराते आए हैं। आज अगर देखने को मिलता है कि एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा बिहार की एक छोटी सी झोपड़ी से निकलकर अमेरिका के एक बड़े विश्वविद्यालय में 3 करोड़ की छात्रवृत्ति पर पढ़ने जाता है, या पूर्वोत्तर के क्षेत्र में एक शिक्षिका की बेटी पढ़ने के लिए अच्छे संस्थानों में जाती है, संयुक्त राष्ट्र के पटलों तक पहुंचती है, या तिरुपुर तमिलनाडु में एक किसान परिवार से आने वाली बच्ची अगर पूरी छात्रवृत्ति पर उसी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जाती है जहां पर रॉकेफेलर की दी हुई एक बिल्डिंग है, जहां स्वामी जी की चरण धूलि है, तो उसके पीछे स्वामी जी का जो विचार है, स्वामी जी ने फायरी फेथ और फायरी सिंपथी की बात की। फेथ इन सेल्फ एंड सिंपथी फॉर एवरीवन अराउंड अस, वननेस विथ एवरीवन अराउंड अस। साथ ही साथ वो बी एंड मेक का विचार उन्हें बहुत प्रेरित करता है। वह बी एंड मेक का जो विचार है, जिसे हम 16 वर्षों से दोहरा रहे हैं, वह बहुत स्पष्ट है। नेतृत्व आपकी समाज में आपकी सक्षमता को लेकर क्या उपयोगिता हो सकती है, क्या सहभागिता हो सकती है, हम उसे मानते हैं। हम संगठन में कहते हैं लीडरशिप इज योर अबिलिटी टू डिलीवर वैल्यू थ्रू वॉट एवर लिमिटेड एक्सपर्टीज यू हैव। और तब हम वह प्रश्न जो हमें परिवार में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में पूछना चाहिए, वह सहज रूप से विद्यार्थियों से पूछ पाते हैं कि हम एक पूरी पीढ़ी को विद्यालय और विश्वविद्यालय किस लिए भेजते हैं। Why does a country send a generation to school and a generation to college? And the answer is simple. जो उत्तर है वह सरल है। यही एक्सपर्टीज जो है उसको तैयार करने और बढ़ाने के लिए हमारे किशोरों और युवाओं की जो पीढ़ी हो, उसकी जब सक्षमता बढ़ती है तो अबिलिटी टू डिलीवर वैल्यू, अबिलिटी टू डिलीवर इंपैक्ट भी बढ़ता है। परंतु वह यात्रा कम उम्र से शुरू होती है, परिवार के अंदर शुरू होती है। नेतृत्व की बी एंड मेक की परिभाषा में अगर हम देखें तो एक 5 साल की बच्ची जो अच्छा लिख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सिर्फ चलना आता है, वह अगर अपने 2 साल के भाई को चलना सिखाती है, चलने में मदद करती है, तो वो बच्ची एक नेता है। वह नेतृत्व की क्षमता है। बी एंड मेक, शी कैन वॉक एंड शी इज हेल्पिंग समवन वॉक। वही बच्ची जब 15 वर्ष की होती है तो नीति निर्धारण की कोई भी पद्धति उसके आसपास नहीं है, कोई पद उसके आसपास नहीं है, परंतु वह अच्छा लिख सकती है। अंग्रेजी लिख सकती है या हिंदी लिख सकती है, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, कोई भी भाषा में लिख सकती है। और वह एक बूढ़ी माँ के लिए विधवा पेंशन कार्ड के लिए एक आवेदन पत्र लिखती है, तो वह बच्ची एक नेता है। बी एंड मेक, अबिलिटी टू डिलीवर वैल्यू जो है और लिमिटेड एक्सपर्टीज जो है उसका मेल है। लिमिटेड एक्सपर्टीज है, सिर्फ वॉक कर सकते तो किसी को वॉकिंग में मदद करते हैं। लिमिटेड एक्सपर्टीज है कि अभी बस लिख सकते या बोल सकते तो किसी के लिए लिखने या बोलने की चेष्टा करते हैं। और 25 वर्ष की आयु में वही बच्चे हो सकता है हमारे अनुसंधान केंद्रों में होंगे, हमारे नीति निर्णायक केंद्रों में होंगे, और वहां पर वो पॉलिसी थिंक टैंक्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अपने लीडरशिप और अपने फॉलोअरशिप के कारण, फॉलोअरशिप मतलब सोशल मीडिया पर फॉलोअर लेकर नहीं आना, फॉलोअरशिप मतलब एक अच्छे लीडरशिप प्रोजेक्ट में फर्स्ट फॉलोअर होना। हम स्वामी जी के जीवन से, गुरु भाइयों के जीवन से, श्री रामकृष्ण देव के जीवन से फॉलोअरशिप की भी बहुत बड़ी प्रेरणा लेते हैं, सिर्फ लीडरशिप की प्रेरणा नहीं लेते। वो जो लीडर है उसका जो कंप्लीटनेस है, वो कंप्लीटनेस तब होता है व्हेन देयर इज परफेक्ट फॉलोअरशिप एंड परफेक्ट लीडरशिप। उस फॉलोअरशिप को भी इनकलकेट कर पाना, वो जब फॉलोअरशिप होगी तब आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे कि सीईओ बन जाऊंगा तब करूंगा, कोई बड़े पद पर आ जाऊंगा तब इस काम को देखूंगा। आप हर दिन उस काम को कर सकते हैं। ये कुछ विचार ध्यान में आते हैं। इसके लिए अगर कुछ और बातों को जोड़ना हो तो मुझे लगता है किशोर और युवा यहां उपस्थित हैं। 1893 में स्वामी जी के शिकागो के भाषण की चर्चा होती है। 1892 में कोलंबस के अमेरिका को खोजने के 400 वर्ष हो रहे थे। अब ऐसी घटनाएं भारतीय मानस में नहीं चिपकती, उसका कारण है कि भाई हमें 400 वर्ष पहले किसी ने नहीं खोजा है, परंतु अमेरिका को 400 वर्ष पूर्व उस समय से कोलंबस ने खोजा था। अमेरिका चाहता था कि विश्व भर के जितने भी बुद्धिजीवी है, वैज्ञानिक है, बड़े लोग हैं, सब आए और शिकागो के वर्ल्ड फेयर में सम्मिलित हों और अलग अलग विषयों की चर्चा हो। वर्ल्ड फेयर का एक अंश वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स था, जहां स्वामी जी का भाषण हुआ। हम में से वे लोग जो इस सभागार में अगर पहली बार आए हों
और अगर पहली बार यहाँ पर कोई इस प्रकार की चर्चा, परिचर्चा, संवाद सुनकर निकल रहे हों तो हमारे मन में आ सकता है कि स्वामी जी रिलीजियस लीडर, स्वामी जी स्पिरिचुअल लीडर। पर जब हम आज के डेट में सोशल मीडिया पर इलॉन मस्क और टेस्ला की खूब चर्चा सुनते हैं, तो स्वामी जी ने उसी समय वर्ल्ड फेयर में निकोला टेस्ला से उनका मिलना हुआ और डिनर पे वो आराम से आइसक्रीम खा रहे थे। हम जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रॉकेफेलर के साथ स्वामी जी की चर्चाएं हुई, और हो सकता है रॉकेफेलर की थोड़ी बहुत फिलैंथ्रोपी उसके पहले रही हो, पर रॉकेफेलर को फिलैंथ्रोपी की प्रेरणा और उसकी समझ उस वननेस के साथ, फिलैंथ्रोपी वो भी होती है कि पैसे की गड्डी फेंक दी कहीं कि हाँ दिया, परंतु उस फिलैंथ्रोपी की समझ रॉकेफेलर के मन में स्वामी जी से मिलने के बाद, और वो अच्छा प्रकरण है, आप सबको उठाकर पढ़ना चाहिए, वो तब आता है। स्वामी जी जब जमशेद जी टाटा को मिलते हैं तो IISc और TIFR जैसे संस्थानों की स्थापना होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। स्वामी जी को जब गांधी जी पढ़ते हैं तो देश प्रेम बढ़ता है। हम इस प्रकार से देखते हैं कि अनेक लोग भारत में, वो जिस भी क्षेत्र में थे, उनके ऊपर जब स्वामी जी का प्रभाव पड़ता है तो वो उस क्षेत्र में और आगे निकल जाते हैं। कल एक रेडियो चैनल ने मुझे एक 5 मिनट के इंटरव्यू के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्या कहना है स्वामी जी को लेकर ऐसा। तो बहुत सारे लोग तो स्वामी जी को रिलेट नहीं कर सकते, तो मैंने कहा कि नहीं, आप अभी अगर देखें तो ओलंपिक से लेके इसरो तक जो किशोर और युवा पहुंच रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी को ओलंपिक में मेडल मिला, कॉमनवेल्थ में मेडल मिला, नेशनल गेम्स में मेडल मिला, तो जब पूछेंगे, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है, तो वो किसी धावक का नाम लेंगे, किसी एथलीट का नाम लेंगे कि भाई कहाँ से प्रेरणा मिली। आप में से ढेर सारे लोग ऐसा इंटरव्यूज़ देखते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि हम स्वामी जी से वो प्रेरणा मिली। तो वो स्वामी जी की प्रेरणा जब रेस ट्रैक पर पहुंचती है तो ओलंपिक लेवल एथलीट तैयार करती है, जब रिसर्च थिंक टैंक्स में पहुंचती है तो इस देश के बड़े स्ट्रैटेजिस्ट्स तैयार करती है। स्वामी जी की वह प्रेरणा जब विद्यालय और विश्वविद्यालय में पहुंचती है तो विश्वविद्यालय के अंदर, विद्यालय के अंदर एक अच्छा वातावरण तैयार करती है। जब परिवार में स्वामी जी की वह शिक्षा पहुंचती है तो परिवार के अंदर एक ऐसा भी माहौल तैयार होता है कि स्टेट बैंक के ग्रामीण शाखा में काम करने वाला व्यक्ति अपने घर में 3 बच्चों को फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ने भेज देता है, ऐसे विश्वविद्यालयों में जिसके बारे में उन्हें स्वयं नहीं मालूम। तो स्वामी जी कहां से प्रवेश करेंगे, कब प्रवेश करेंगे और कहां तक लेकर जाएंगे, इसका अंदाजा 2 वर्ष पहले मेरे राज्य में मीडिया को हुआ। एक छोटी सी झोपड़ी है, वहां एक 16.5-17 साल का बच्चा पेंसिल्वेनिया में फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ने जाने के लिए सिलेक्ट हुआ। उस झोपड़ी के बाहर मीडिया 4 दिन तक लगी रही। वो उससे पूछ रहे थे, पहले तो एक बड़े मीडिया हाउस से किसी ने फ़ोन किया और मुझे बोला आप इंटरव्यू देंगे क्या। हमने कहा नहीं, संगठन तो स्थानीय प्रेरणा स्रोत तैयार करता है। उस गांव का बच्चा, उस जिले का बच्चा, वो अगर सिलेक्ट हुआ है तो उसको इंटरव्यू करना है, हम नहीं खड़े हो सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, वो थोड़ा दबा होगा ना वो बच्चा। मैंने बोला सुनिए, जिसे 2.5-3 करोड़ की छात्रवृत्ति मिल सकती है किसी बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ने के लिए, वो आपके 5-6 प्रश्नों का उत्तर भी अच्छे से देगा। आप जाइए, आपको उसको मिलिए, जहाँ रहता है वहाँ मिलिए। तो इस क्रम में बाहर से वो इंटरव्यू कर रहे थे। एक मीडिया के साथी ने बाहर से कहा कि यह बच्चा ऐसी झोपड़ी में रहता है जिसके अंदर आप और हम प्रवेश नहीं करेंगे। मैं नहीं मानता वो किसी बुरे भाव में कहना चाह रहे थे, वो मतलब बताना चाह रहे थे कि भाई विषम परिस्थिति में रहता है। परंतु फिर उन्होंने प्रवेश किया, और जब उन्होंने प्रवेश किया तो एक ऐसा बालक जिसके पिताजी दिहाड़ी मजदूर हैं, 30 दिन में जिस दिन काम करने को मिलता है उस दिन 100 रुपये मुश्किल से मिलते हैं, जो बच्चा एक लोकल NGO में जाकर वहाँ रहकर पढ़ रहा है, वह बालक जब उसकी झोपड़ी में उन्होंने प्रवेश किया तो एक चौकी थी, चौकी पर 3 पुस्तकें थी और तीनों की तीनों पुस्तकें स्वामी जी की थी। यह कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजमहलों से भी संकल्प लेना आसान है, परंतु युद्ध भूमि में भी संकल्प कभी कभी याद रखना मुश्किल है, उसे जी पाना मुश्किल है। स्वामी जी की प्रेरणा की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि हमें स्वामी जी को कुछ फेवर करना है, हमें भारत पर कुछ फेवर करना है, इसलिए हमें स्वामी जी की प्रेरणा नहीं चाहिए। हमें निजी जीवन में, परिवार जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, सामाजिक जीवन में किसी भी
तरह की प्रेरणा की जो आवश्यकता होती है वो तो स्वामी जी से आती ही है, परंतु विषम परिस्थितियों में भी स्वयं में विश्वास रखना, लक्ष्य को, उद्देश्य को अपने से ऊपर रख पाना, उससे अपने आप को एक कर पाना और निराशा में भी आशा को लेकर चलते रहने के लिए स्वामी जी के विचार भारत के युवाओं के लिए ही नहीं, भारत के हर एक नागरिक के लिए अनिवार्य हैं। मैंने मुकेश अंबानी जी का कोई इंटरव्यू देखा, बहुत बड़ा काम हुआ था देश में, हम 165वें नंबर पे थे डेटा कंजम्पशन में और भारत का जियोफिकेशन हो गया, हम 1 नंबर पर आ गए विश्व भर में। तब उसके आसपास का एक इंटरव्यू है, तो मैंने सोचा कि भारत का एक उद्योगपति पैसे की बात करेगा, उद्योग की बात करेगा, डेटा की बात करेगा, मोबाइल की बात करेगा, वह स्वामी जी की बात कर रहा था। स्वामी जी के विचार आपको बहुत सारी बाधाओं और विघ्नों को, बहुत सारे बाउंड्रीज को तोड़ करके आगे भेजने का काम करते हैं। एक बाउंड्री मैंने तोड़ी है, वो बता देता हूं, बाकी सब तो परिचय में है। मैं बहुत छोटा था, मैं लगभग 5-6 वर्ष का था। उस समय मैं छपरा में रहता था। छपरा में उस समय रामकृष्ण मिशन आश्रम नहीं था, वो प्राइवेट आश्रम था, अद्भुतानंद आश्रम, अद्भुतानंद जी महाराज के नाम पर आश्रम का नाम था। और वहाँ पर ऐसे ही यूथ कन्वेंशंस होते थे, यूथ कॉन्फ्रेंसेस, यूथ समिट्स। तो लगभग 7-7.5 वर्ष आयु रही होगी, उस समय एक बड़ा यूथ कन्वेंशन हो रहा था। तो ढेर सारे युवा आए, मेरे माता पिताजी भी हमें लेकर गए उस यूथ कन्वेंशन में जो रामकृष्ण मिशन में हो रहा था। और रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी आए थे। तो सभी बच्चों को, सारे किशोर और युवाओं को एक पुस्तक बांटी गई थी। मैं छोटा था तो मुझे वो पुस्तक नहीं बांटी गई। अब जो पुस्तक बांट रहा होगा, जो वॉलंटियर रहा होगा, उसने स्वामी जी को 99% समझा था, मैं ऐसा मानता हूँ। जो 1% था उसमें उसने सोचा बच्चा है, अभी इसको रहने दो, इसको बुक नहीं देते हैं, किसी और को देते हैं। तो मुझे पुस्तक नहीं बांटी गई। तो मुझे लगा कि नहीं भाई, स्वामी जी की पुस्तक है, मुझे चाहिए, मैं रोज आता हूँ। ये अलग बात है कि आरती के बाद कभी कभी जब मार्बल बहुत ठंडा लगे तो उसी पे थोड़ा बहुत सो भी जाता हूँ, पर मैं आश्रम आता हूँ तो मुझे मिलना है बुक। कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तब तो और भी अद्भुत दृश्य, वही बुक जो मिला था उसको लेके सारे किशोर और युवा जाके स्वामी जी से ऑटोग्राफ ले रहे हैं। स्वामी जी साइन कर दीजिए, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए, स्वामी जी साइन कर दीजिए, सब बुक साइन करवा रहे। मैं सोचा कि मैं तो 2 रेस हार गया। तो मैं, जो बैरियर ब्रेकिंग काम होता है, मैंने सोचा भाई मैं भी स्वामी जी को पढ़ता हूँ, बी एंड मेक लायन शीप लायन। मैं गया आश्रम में, आश्रम के कार्यालय में एक कॉपी रखी थी, उठाया, बीच का पन्ना फाड़ा, उस पन्ने को अच्छे से मोड़ा और लेकर स्वामी जी के पास गया। बोला स्वामी जी आप अपना ऑटोग्राफ मुझे दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं स्वामी जी का काम करूं। तो स्वामी जी ने लिया, ऑटोग्राफ दिया और भेज दिया। मैं घर पहुंचा, घर जाकर माता जी को बोला कि पॉकेट से निकाला, दिया, बोला कि भैया दीदी का जैसे सर्टिफिकेट का फाइल फोल्डर है ना, वैसा ही मेरा एक बना दीजिए, उसमें ये लगा दीजिए, मुझे सर्टिफिकेट मिलेंगे तो आप उसी में रखिएगा। ऐसा हुआ। ये कहानी मैं 2016 में किसी को सुना रहा था, तो बड़ा हंस रहे थे कि ऐसे तो बातें नहीं बनाते, आज बना रहे हैं। मैंने बोला कि अच्छा। मैं गया, 5-7-8 फोल्डर्स हो गए थे, 5-7 फोल्डर्स सर्टिफिकेट्स के, पर जो पहला फोल्डर था उसका जो लास्ट पेज था उसमें दोनों सर्टिफिकेट के बीच में ऐसे वो ऑटोग्राफ पड़ा हुआ था। तब तक अचानक से एक इनविटेशन आया। दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम है सूरत में, लगभग 12,000 की कैपेसिटी है। 12 जनवरी को वहाँ कार्यक्रम होना था और वही स्वामी जी जो मैं जब 7 साल का था मुझे मिले थे, वो चीफ गेस्ट बनकर आ रहे थे। भारत के 12 युवा आइकॉन्स को सम्मानित किया जा रहा था, जिसमें अपनी पद्मश्री अरुणिमा सिन्हा भी हैं जो एक पैर पर माउंट एवरेस्ट चढ़ी। ऐसे बहुत सारे लोग थे। उस 12 में मैं भी था और हमें स्वामी जी सम्मानित करने वाले थे। मैंने सोचा ये कहानी मैंने जब कार्यालय में पहली बार सुनाई थी तो सबको लगा था कि भाई ऐसा तो नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि 12,000 लोगों के सामने सुनाएंगे तो कैसे विश्वास करेंगे। तो मैं वो ऑटोग्राफ लेकर चुपचाप साथ में गया था। मैं जब स्वामी जी को मिला तो स्वामी जी सबसे पूछ रहे थे हम पहली बार मिले, दूसरी बार, या पहले मिले हैं नहीं। तो मैंने कहा मैं स्वामी जी आपसे दूसरी बार मिल रहा हूँ। अच्छा, ऐसा ध्यान में तो नहीं आ रहा। मैंने बोला महाराज आप छपरा आए थे, ऐसा ऐसा हुआ था, मैं बहुत छोटा था
जा करके कार्यालय से एक पेपर लाया था, आपका ऑटोग्राफ लिया था, वो रखा हूँ, आज भी लेके आया। महाराज बोले मैं बच्चों को ऑटोग्राफ तो नहीं देता, पर ठीक है तुम तो प्रूफ लेके आए हो, ये तो पक्का मेरा ऑटोग्राफ है। पर मैंने तब बोला होगा कि स्वामी जी को पढ़ने वढ़ने कुछ बोला होगा, क्योंकि ऑटोग्राफ वगैरह ऐसे नहीं देता। जी महाराज वही हुआ। फिर मैंने वहाँ पर वो कहानी वहाँ के युवाओं को सुनाई। मैंने ये कहानी आपके साथ इसलिए साझा की क्योंकि जो विचार हैं वो हर व्यक्ति को लगता है कि उसके विचार बहुत बड़े हैं, बहुत प्रखर है, लगना भी चाहिए। परंतु जो श्रद्धावान विचार है, जो श्रद्धावान कार्य है, आप जब अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पटलों पर जाते हैं, बड़े मंचों पर जाते हैं, प्रतियोगिता के बीच में होते हैं और आप इररेवरेंट होकर खेलते हैं, कोई परेशानी नहीं है। पर काम थोड़ा रेवरेंट होकर करना पड़ता है। डीप वर्क, लॉन्ग टर्म वर्क विल नीड अ रेवरेंट अप्रोच। एक श्रद्धावान तरीके से उस काम को करना होता है, और जब आप वो करते हैं तो आपकी प्रेरणा बहुत सारे जगहों से आती है। मैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जहाँ रहता था, वहाँ से 100 कदम बाईं ओर चलने पर वो सीवर हॉल था, जहाँ स्वामी जी ने शिकागो में भाषण देने के बाद जब वो हार्वर्ड आए तो हार्वर्ड में उनका लेक्चर हुआ। मैं जहाँ भोजन करता था उस लेहमन हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर, एक्चुअली बेसमेंट में, फिलोसॉफिकल सोसाइटी जो हार्वर्ड की थी, उन्होंने स्वामी जी का एक फायरसाइड टॉक ऑर्गेनाइज किया था। और मैं जहाँ पढ़ता था उसके ठीक पीछे रैडक्लिफ क्वाड्रेंगल में स्वामी जी का वहाँ भी लेक्चर हुआ, वहाँ भी आना हुआ। तो मैं जब हार्वर्ड में था तो मैं हार्वर्ड के बस 300-400 साल के इतिहास को नहीं देखता था। मैं सीवर हॉल देखता था तो लगता था कि स्वामी जी यहाँ आए थे। जब मैं भोजन करने जाता था, कोई विदेशी भी मिलता था तो रहे उसे बोलता था स्वामी जी यहाँ बैठे थे। रैडक्लिफ क्वाड्रेंगल में जाते थे, बोलते थे स्वामी जी यहाँ आए थे। और जब आप वो करते हैं तो ये अंतिम बात है, 1 मिनट बचा है, मेरे अनुसार मेरा 1 मिनट बचा है, वो अंतिम बात कहकर समाप्त कर रहा हूँ। वो जब आप करते हैं तो ये बात कहीं कही नहीं है। 11 सितंबर का दिन होगा, मैं सीवर हॉल के बाहर ऐसे ही टहल रहा था, तो स्वामी जी का उस दिन शिकागो एड्रेस का दिन है। सीवर हॉल आज भी है, 2018 में उसे हमने खुलवा कर, उसमें एक कक्ष खुलवा कर वहाँ उन्हीं स्वामी जी का लेक्चर कराया जिन्हें मैं बचपन में मिला था, वो भी हमने किया। परंतु 11 सितंबर का दिन था और मैं सीवर हॉल के सामने से ऐसे ही गुजर रहा था। बहुत पुराना हॉल है, उसकी जो फाटक है, जो गेट है, वो बहुत मोटा है, इतना थिक गेट होगा बाहर का, वो बंद था। 4-5 बच्चे वहाँ खड़े थे, कुछ कर रहे थे, मुझे ध्यान नहीं था। तब तक 2 सिक्योरिटी गार्ड आए। एक ही सिक्योरिटी गार्ड आया, मुंह से 2 निकल गया तो 2 क्यों बोलना, एक ही आया था। तो एक सिक्योरिटी गार्ड आया, मतलब कुछ कमोशन था, हल्का फुल्का था, ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। तो 4-5 विद्यार्थी, एक सिक्योरिटी गार्ड, और वो बार बार सीवर हॉल का गेट खोलने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे मालूम भी नहीं था। वो थोड़ी देर बाद उस गार्ड ने मुझे ऐसे बुलाया तो मैं गया, मुझे लगा कुछ बात होगी। उसने बोला कि जो भी अंग्रेजी में कहा होगा कि थोड़ा ट्राई मारेंगे क्या ये गेट खोलने का। मैंने बोला भाई हटो, इतने सालों से सोच रहा हूँ हटो। सबको बोला कैसे, आपने कभी ट्राई किया है, किसी ने खोला है इसे? तो बच्चों ने बोला कि नहीं, हमने कभी खोला नहीं है, हमारा आज एक सेशन है इसलिए आए हैं, तो गेट पर बंद है सुबह सुबह, तो इसलिए गार्ड को बुलाया। गार्ड को पूछा आपने कभी खोला है क्या? खोला नहीं है, खोलते देखा है। तो मैंने बोला मुझे क्यों बुलाया? ऐसे ही ट्राई ले रहे हैं और कोई है नहीं यहाँ। तो मैंने बोला चाबी दीजिए, सब कोई पीछे हटिए। और मुझे पता नहीं, मैं इसीलिए स्पेशली शेयर भी कर रहा हूँ। ऐसे चाबी लगाया सीवर हॉल में, मुझे लगा कुछ नहीं, स्वामी जी ने इतने सालों से ना, हो सकता है बोला होगा कि रुको तुम्हारे साथ मजाक करना है, आज ये थोड़ा गेट तुमसे खुलवाते हैं। ऐसे इतना मोटा गेट, उसमें इतनी लंबी बड़ी चाबी, ऐसे लगाया। मैंने बोला क्या क्या ट्राई किया है? मैं सब ट्राई कर लिया। ऐसा हल्का गेट हिलाया और ऐसे खोला, खट से गेट खुल गया, ऐसा पूरा खुला सीवर हॉल। तो मैं तब तक घूम फिर कर लोगों को बताता था, वो सीवर हॉल में हमने एक रामकृष्ण मिशन के स्वामी जी का लेक्चर कराया, जहाँ स्वामी जी का लेक्चर हुआ था। अब मैं अंतिम सांस तक ये कह पाऊंगा कि एक बार ऐसी अद्भुत स्थिति हुई कि सिक्योरिटी गार्ड ने बुला के बुलाए सीवर हॉल का गेट खोलना है, खोलो। तो सीवर हॉल के गेट हमने 2 बार खोले, एक बार रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी के लेक्चर के लिए आग्रह करके कि भाई यहाँ स्वामी जी का भाषण हुआ है हार्वर्ड में, यहाँ पर एक सन्यासी का भाषण होना चाहिए, और दूसरी बार जब पता नहीं कुछ ऐसी
बात हुई कि श्रद्धा थी, तो स्वामी जी ने शायद ऐसा पुल करवाया, बोला गेट खुलवाओ इससे। तो ऐसा ही है, स्वामी विवेकानंद एंड पावर ऑफ यूथ, दोनों का मतलब ही एक है। स्वामी जी प्रेरणा पुंज रहे हैं, लंबे समय से रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इंडिविजुअलिज्म की दुनिया में, फ्रीडम की दुनिया में वननेस को भी कल्टीवेट करें। पहला व्यक्ति, पहला महामानव जो चाहता होगा कि आप फ्री रहें, वो स्वामी जी थे, स्वामी जी हैं। स्वामी जी would have wanted you to be free. Swami ji would have wanted you to be a strong individual, but an individual who's one with society. A person who has freedom with oneness. We have freedom. Science suggests we should sleep for 6 to 8 hours. But when mother is sick, we don't tell our mother that I am a free, strong individual and I have freedom to sleep. This is science backed, evidence backed. तब हम उन्हें ज्ञान नहीं देते। तब हम 2 बजे रात हो, 3 बजे रात हो, उठ जाते हैं, माँ से पूछते हैं दवाई चाहिए क्या, क्या करना है, और उसमें लग जाते हैं। वो क्लियर डिस्टिंक्शन है जो यंग लोगों को फ्रीडम एंड वननेस का रखना चाहिए। इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म का वो जो मर्जर है वो तैयार करना चाहिए, क्योंकि जीवन यात्रा लंबी है और उसे सिर्फ अपना मानना यह अन्याय है। वो भारत की राष्ट्रीय यात्रा है, हमारे समाज की यात्रा है, और एक लंबा प्रवाह है जो चला आ रहा है। आज हम यहाँ बैठकर ये चर्चाएं कर रहे हैं, 100-150 वर्ष बाद बाकी लोग कर रहे होंगे। मैं ठाकुर माँ स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोगों को खूब शक्ति, खूब सद्बुद्धि दें और हम स्वामी जी का कार्य भारत में, विश्व भर में करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर. तुम्ही दिलेले अनमोल वचन हे आम्हासाठी अत्यंत लाभदायी आहे. सरांनी आम्हाला सांगितले की स्वामीजींच्या विचारानुसार आधी स्वतःचे चरित्र घडण व नंतर राष्ट्रनिर्मिती केली पाहिजे. त्यांनी सांगितले स्वामीजींचे विचार व देशभक्ती यांचे मनातच घर बसवून चालणार नाही, तर त्यांना बाहेर काढले पाहिजे. सोबतच त्यांना स्वामीजींचे दिलेल्या देशभक्तीची व्याख्या समजून सांगितली. सरांनी सांगितले की आजच्या युवांनी शिक्षणापासून सक्षमतेकडे गेले पाहिजे. शिक्षणासोबत सेवा करून राष्ट्रनिर्मितीसाठी आपला योगदान केला पाहिजे. हे सर्व विचार आम्ही आपल्या जीवनात उतरवू अशी ग्वाही देतो. आदरणीय सरांचे मी पुन्हा एकदा धन्यवाद ज्ञापन करतो. बनो परम पुरुषार्थी, बनो तेज बलवान, बनो धीर गंभीर, तू हो सबसे महान. पराकाष्ठा वीरत्व की छू लो देश के वीर, सबल पल पर चल रहा जैसे बहता नीर. छोड़ असंभव शब्द को सब संभव है जान, तू युवा यौवन भरा निज शक्ति पहचान. ओत प्रोत तू यौवन से हे युवा देश प्राण, उठ चलो आगे बढ़ो कर यौवन बलिदान, कर यौवन बलिदान. यानंतर मी विवेकानंद विद्यार्थी भवनातील विद्यार्थी ओम साखरकर याला स्वदेश मंत्र सादर करण्यासाठी आमंत्रित करतो. मैं ओम विठ्ठलराव साखरकर, छात्र विवेकानंद विद्यार्थी भवन, मैं आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित स्वदेश मंत्र प्रस्तुत करने सादर आमंत्रित हूँ. भारत के देशवासियों को स्वामी जी आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है. मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर है. मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है. मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो. मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है. मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त और तुम्हारे भाई है. ए वीर, साहस का आश्रय लो और गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ. प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है. बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, निर्धन भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई है.
तुम भी कटी मात्र में वस्त्र लपेटकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरे भाई है, भारतवासी मेरे प्राण है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर है, भारत का समाज मेरा पालना, मेरे यौवन का उपवन है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में ही मेरा कल्याण है, और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी कापुरुषता और दुर्बलता दूर करो, मुझे मनुष्य बनाओ माँ, मुझे मनुष्य बनाओ। धन्यवाद। धन्यवाद ओम. ओमने अतिशय उत्कृष्टरित्या स्वदेश मंत्र सादर केलेला आहे आणि सर्वांना ऊर्जा आणि शक्तीने परिपूर्ण केले आहे. यानंतर मी स्वामी ब्रह्मस्थानंदजी महाराज, माजी अध्यक्ष रामकृष्ण मठ नागपूर यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्रीरामकृष्णाय ते नमः. जननीं शारदां देवीं श्रीरामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः. स्वामी विवेकानंदांचा आज जन्मदिवस है, आज जन्मदिन है. उन्होंने कहा है, ईच सोल इज पोटेंशियल डिवाइन. द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी बाय कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल इंटरनल. टेम्पल्स एंड churches and all these things are secondary details. और इसका इतना उन्होंने जो ये किया है, संदेश दिया है, उन्होंने कहा है ऐसा नहीं समझना किसी भिखारी को यदि पैसा देना पड़ेगा तो वो नीच है. वो वास्तविक तुम्हें वो अपना हृदय विशाल करने के लिए संधि दे रहा है. हाँ, स्वामी जी ने कहा है, ऐ भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है. मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वदा की उमा शंकर है. मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन, तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है. मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हैं. मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है. मत भूलना कि ईच अन्यानी नरिद्र चमार मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई है. ऐ वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक पर्सन मेरा भाई है. बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, निर्धन भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं. तुम भी कटिमात्र वस्त्र पहनकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण है, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरा पालना, मेरे यवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है. भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है. और रात दिन कहो कि हे गौरीवान, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो. माँ, मेरी दुर्बलता, कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बनाओ. ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है. इसके बाद
स्वामी विवेकानंदांनी शिकागो येथे योजलेल्या धर्मपरिषदेत म्हटले आहे, ऐका हे अमृताचे पुत्रांनो, ऐका हे दिव्यधामधारी देवतांनो, ऐका समस्त अंधकाराच्या आणि समस्त भ्रांतीच्या पलीकडे असलेला तो एकमेवाद्वितीय पुराण पुरुष मला गवसला आहे. त्याला जाणल्याने तुम्ही देखील मृत्यूच्या तावडीतून सुटाल. लोकमान्य बाळगंगाधर टिळकांनी म्हटले आहे, हिंदू धर्माच्या अद्वैत ज्ञानाची पताका अग्रभागी नेऊन लावण्याचे सर्व श्रेय स्वामी विवेकानंद यांच्याकडे आहे. योगी श्री अरविंदांनी म्हटले आहे, आम्ही म्हणतो की मातृभूमीच्या जागृत आत्म्यामध्ये स्वामी विवेकानंद अजूनही जिवंत आहेत. भारत मातेच्या संतानांच्या हृदयामध्ये स्वामी विवेकानंद अद्यापही अधिष्ठित आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. स्वामी विवेकानंदांच्या पत्रांनी व व्याख्यानांनी मला जास्त प्रबोधित केले आहे. त्यांच्या लिखाणातूनच त्यांच्या आदर्शा प्रमुख सूर मला समजला ते म्हणजे मानवजातीची सेवा आणि आत्म्याची मुक्ती. हाच होता त्यांच्या जीवनातील आदर्श, मानवजातीची सेवा आणि देशाची. असाच स्वामी विवेकानंद had said in 1997 that if you think that Bharat, the India is your God and struggle for that, in 50 years you will get freedom. And it happened. Exactly in 1947, India became freedom. आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह समारंभ बहुत अच्छी तरह से सुना और सबको मैं धन्यवाद देता हूँ. धन्यवाद महाराजजी. आपण दिलेले आशीर्वचन आम्ही आत्मसात करू. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष परमपूजनीय श्रीमद स्वामी ज्योतिस्वरूपानंदजी महाराज यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपल्या आशीर्वचनांनी आम्हाला लाभान्वित करावे. ओम आनो भद्रा क्रतुवो यन्तु विश्वतः. आज इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है श्रीमद स्वामी राघवेंद्रानंद जी, जो हमारे रामकृष्ण मठ के नागपुर के अध्यक्ष हैं, वो कुछ कारणों से उपस्थित नहीं हो सके, तो उनके आदेश से मैं इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित रहा. वास्तविक मेरी इच्छा थी आपके जैसे ही नीचे बैठ के ये कार्यक्रम को सुनूं, किंतु भगवान की इच्छा थी कि मैं प्लेटफॉर्म पे जाऊं. तो जो भी हो, बराबर एक वर्ष पूर्व, पिछले वर्ष मैं इस दिन मुंबई में था. राष्ट्रीय युवा दिन का कार्यक्रम वहाँ हमारे रामकृष्ण मिशन खार वहाँ होता है. प्रथमतः मुझे लगा कि मुंबई जैसा इतना विराट शहर, इतना बिजी, तो कितने लोग आएंगे, लेकिन बाद में पता चला करीब 1000 छात्र छात्राएँ वहाँ उपस्थित थी. और उस कार्यक्रम में संबोधन करने के लिए मुझे बुलाया था, और मेरे साथ मेरे बाजू में बैठे थे उस समय भी श्री शरद विवेक सागर जी. तो भगवान की इच्छा इस प्रकार से है कि आज भी उनके साथ इस प्रकार से उनका भाषण सुनने का मुझे एक सुअवसर प्राप्त हुआ. मैंने पहले उनको कहा कि आपको जो समय दिया है ना, उससे 5, 10, 15 मिनट आप ज़्यादा बोलिए. आपका भाषण सुनना बहुत अच्छा लगता है और
सभी जो सुनते हैं उनको बड़ा प्रभावित करता है, प्रेरित करता है। आज हमने 2-3 वक्ताओं के भाषण सुने। परम पूज्य श्रीमद स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी भी यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने आशीर्वचन दिए। इन सब चीज़ों का मैं जब सोचता हूँ तो उसमें एक बात मुझको एकदम क्लियर लगती है। बस थोड़ी सी बात बोलते हैं, मुझे मालूम है आप अभी निकलने के लिए आतुर हो गए हैं, बस थोड़ा सा ही समय है कि जिन जिन को स्वामी विवेकानंद का स्पर्श हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों का, उनके विचारों का जिस समय स्पर्श हुआ, वहाँ से उनके जीवन में एक विशिष्ट प्रकार की सूक्ष्म क्रांति उनके मन में आरंभ हो गई। अभी जैसे पूज्य स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी कह रहे थे, उन्होंने कई अवतरण दिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि आदि बहुत सारे लोगों के, कि उनके जीवन में स्वामी विवेकानंद जी का जो उनके विचारों का, उनके शब्दों का जो स्पर्श हुआ और वहाँ से उनके मन में भारत के प्रति, अपने स्वयं के प्रति जो विचारों की जागृति हो गई, उनका पुनर्जागरण हो गया, वो देखने लायक है। अभी हम इतने वर्षों से यहाँ आते हैं और हम लोगों को भी स्वामी जी के विचारों का स्पर्श हो रहा है। हम उन्हीं विचारों से, जिसको कहते हैं कि अवगत है। आप जरा थोड़ा पीछे हटके देखिए कि अगर ये विचार, स्वामी जी के विचार हमारे जीवन में न आते, इन विचारों को अगर हम अवगत ही नहीं करते, शब्दों को कभी नहीं सुनते, तो क्या अवस्था हो जाती? तो आज हम कहाँ होते? कहीं तो होते, लेकिन आज जो है तो वो कदापि नहीं होते। तो इसी का मतलब है कि हमारे जीवन में भी यह सूक्ष्म क्रांति चल ही रही है और चलती ही रहेगी। आप जहाँ हैं वहाँ से धीरे धीरे जरूर उठते रहेंगे। और इन सब जो कार्यक्रम रहते हैं कि जैसे राष्ट्रीय युवा दिन आदि, इस प्रकार से युवा कॉन्फ्रेंस वगैरह, युवा परिषद, तो वहाँ अवश्य भाग लीजिए, वहाँ जाइए, सुनिए। स्वामी जी के जो शब्द है उनका जो स्पर्श हमारे हृदय को होना चाहिए, जो उसके लिए उसे एक संधि दीजिए, अवसर दीजिए। शब्दों के माध्यम से ही स्वामी जी हमारे अंतःकरण में आ जाते हैं, उस पर हमारा चिंतन हो जाता है और जहाँ है हम वहाँ से धीरे 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 बढ़ना आरंभ हो जाता है। अभी शरद जी ने जिस प्रकार से कहा कि बचपन से ही स्वामी जी के विचारों से श्री माँ शारदा देवी, स्वामी भगवान श्री राम कृष्ण देव आदि जो महापुरुष है, अवतार है, उनके जो शब्द है उनको समझे कि कंपल्शन था कि उठते ही ये सब देखने का है, पढ़ने का है, जोर से पढ़ने का है। वो कहते कि हम चिल्ला चिल्ला के उन शब्दों को पढ़ते थे, वाक्यों को पढ़ते थे और धीरे धीरे करते 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 देखिए कि मनोभूमिका धीरे धीरे बदल गई। और उसके उन्होंने अनेक रोचक इस प्रकार से अनुभव कहे कि कैसे वे जहाँ एक छोटे से गांव में थे बिहार के, तो वहाँ से निकल के आज कहाँ तक पहुँच गए हैं। स्वामी जी के विचारों का प्रभाव ही इस प्रकार से अनेकों के ऊपर हो गया है, हो रहा है और होगा भी। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों को इन विचारों का स्पर्श हमेशा होता रहे और हम जहाँ है वहाँ से अधिक और अधिक उन्नत होते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद महाराजजी, तुम्ही दिलेले अनमोल संदेश ते आम्हासाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे। यांसारखे विचार नेहमी तुम्ही आम्हाला देत राहावे अशी आशा व्यक्त करतो। अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, अपने लिए तू एक इतिहास पैदा कर। मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त, मांगने से कब मिली है खुशी मेरे दोस्त। तू अपनी हर मुश्किलों में विश्वास पैदा कर, हर मंजिलों में विश्वास पैदा कर।
स्वामी जी म्हणतात, जब तक तुम खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक तुम ईश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते. विश्वास विश्वास विश्वास, स्वतःवर विश्वास आणि ईश्वरावर विश्वास हेच एक महानतेचे रहस्य आहे. यानंतर कार्यक्रमाच्या अंतिम पर्वाकडे वळताना मी विवेकानंद विद्यार्थी भवनातील विद्यार्थ्यांना समापन गीत सादर करण्यासाठी आमंत्रित करतो. सेवा ते प्रीती दाव